आप सब देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर इटालियन फासिज्म। बहुत सारे बच्चे आप लोग क्लास 9 के भी हो और बहुत सारे लोग यूरोपियन हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये जो फासिज्म वर्ड है बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है। उनको ये फासिज्म का मतलब समझ में नहीं आ पाता है और इसके कारण इटाली में जो फासिज्म आया था इसके कारण भी क्लियरली समझ में नहीं आ पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑन फासिज्म इन इटाली। इटाली में फासिज्म जो हुआ और पूरे दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सारी घटनाओं को हम एक एक कर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन स्टडी चैनल। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में मोस्ट ऑफ टैलेंटेड फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, रोज़ाना अपने वीडियो डालते हैं, चाहे वो आपके साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आपके आर्ट्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और आप अपने एजुकेशन को, अपनी स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस कर रखना होगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में फासिज्म इन इटाली, आज के इस वीडियो में हम फासिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। कल एक वीडियो हम लेकर के आएंगे इटाली में फासिज्म इन इटाली, उसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पिछले दिन यस्टरडे के वीडियो में हमने नाजीज़म को पढ़ा था। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन द डिफिनेशन ऑफ फासिज्म। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, हमने पूरा डिफिनेशन आपके लिए लिखा है। आपके एग्जाम बेस्ड हमने सब कुछ करके रखा है, बस आपको इसको अच्छे से लर्न करना है और इसको याद करना है। फासिज्म इज द totalitarian philosophy of government that glorify the state and nation and sign to the state control over every aspect of nation life। फासिज्म एक तरह का मूलवाद है, एक तरह का समूहवाद है जो पूरे स्टेट में, पूरे नेशन में, पूरे लोगों का, वहाँ पर रहने वाले किसी विस्तृत भूभाग में, किसी देश या किसी राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लाइफ को वो अपने द्वारा कंट्रोल करता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो। आप इसको डिक्टेटरशिप के रूप में भी जान सकते हैं, लेकिन ये डिक्टेटरशिप नहीं है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है। द स्टेट नॉट ओनली इन अथॉरिटी विच गवर्न एंड मोल्ड्स individual will with laws and values of spiritual life, but it is also power which make its will prevail about. For the fascist, everything within the state and neither individual nor groups are outside the state. For fascism, the state is an absolute before which individual or groups are only relative. Liberalism denied the state in name of the individuals. Fascism resists the right of the state as expressing the real existence of the individual। इन इंसाइक्लोपीडिया इटालियाना 1932 के अनुसार ये डिफिनेशन दिया गया था। उसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि जो फासिज्म का होगा वह खास जगह पर खास जाति के लोगों का वास होना चाहिए और उनके द्वारा उन पर ही शासन होना चाहिए और वो अपने जाति के उत्थान के लिए, अपनी जाति को डेवलप करने के लिए जो चाहे वो सब वो कर सकते हैं। ये फासिज्म के डिफिनेशन में था। आप देख सकते हैं एक तरह का यहाँ पर आप इमेज सिंबल ऑफ फासिज्म का जो सिंबल है, जो इटालियन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैसिस। जो फासिज्म जो वर्ड आया है वह लैटिन वर्ड फैसिस से आया है। साथ ही साथ इन एंशियंट रोम, प्राचीन रोम में द फैसिस वेयर सिलिंड्रिकल बंडल ऑफ वुडन रॉड्स। जो प्राचीन रोम है वहाँ पर जो फासिस होता था उसका मतलब होता था एक लकड़ी होता था, लकड़ी का लंबा हत्था रोड होता था, उस पर क्या होता था, टाइटली टुगेदर अराउंड द एक्स, और कुल्हाड़ी को उस पर बांधा होता था। आप देख सकते हैं इन इमेजेस में किस प्रकार से एक लकड़ी पर कुल्हाड़ी को बांधा गया है, इसी का अर्थ होता है फांसी, ये प्राचीन रोमन के अनुसार। तो आप देख पा रहे होंगे कि द सिंबल इज यूनिटी एंड पावर। ये जो सिंबल है ये यूनिटी और पावर का ही सिंबल है, मतलब एकता और शक्ति का सिंबल। इसके साथ ही साथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म। अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब विशेषताएं, फासिज्म की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। अगर जब तक आप फासिज्म की विशेषताओं को नहीं समझेंगे तब तक आप
जो इटाली में जब फासिज्म हुआ था उसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कई कई वीडियोस में, कई कई क्लासेस में हम डायरेक्टली फासिज्म इन इटाली या यूरोप को पढ़ लेते हैं, तो उसमें आप फासिज्म की आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाते, जिससे क्या होता है कई बार आप उसको भूल जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सिंपलेस्ट वे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म पढ़ाने वाला हूँ, उनका समरी भी बतलाने वाला हूँ हिंदी में। आप जरूर इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ तक हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियोलॉजी। फासिज्म का आइडियोलॉजी मतलब इसका उद्देश्य या इसका आइडियोलॉजी क्या है? ए फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी। इसका जो आइडियोलॉजी है ए फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग, मतलब दाहिने विंग की ओर तरह इनका एक आइडियोलॉजी है। इट सेलिब्रेटेड द नेशन और द रेस एज अन ऑर्गेनिक कम्युनिटी ट्रांसेंडिंग ऑल अदर लॉयल्टीज। मतलब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो स्टेट है, राज्य है या देश है या राष्ट्र है, उस पर एक ही तरह की जाति का वास होता है और वो अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने राज्य के लिए क्या होता है? ईमानदार होता है। पावरफुल एंड कंटिन्यूसिंग नेशनलिज्म, और एक तरह का मैंने आपको पहले ही बताया नेशनलिज्म है, ये बहुत ही पावरफुल और कंटिन्यूअस नेशनलिज्म होता है। मतलब इसमें जो होता है, जो नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना होती है, उनमें कुट कुट कर बड़ी होती है, उनमें पावरफुल होता है, उनमें देश के लिए मर मिटने का, कुछ भी कर जाने का ये इच्छा होता है उनके अंदर। कॉन्स्टेंट यूज ऑफ पैट्रियोटिक मोटोज, कभी कभी ये लोग देशभक्ति का मोटो, स्लोगन, सैम्पल सॉन्ग्स भी यूज करते हैं। पैट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्ति। फ्लैग्स आर सीन एवरीवेयर, और हर जगह पे फ्लैग होता है। आप हमारे देश भारत में देख सकते हैं हर जगह पर फ्लैग है, लेकिन डिफरेंट पार्टीज़ के फ्लैग लगते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स वगैरह में आपको इंडियन नेशनल फ्लैग, आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो होता है नेशनलिज्म जो होता है या फासिज्म जो था या नाजीज्म, यहाँ पर हर जगह पर एक ही फ्लैग फहराया जाएगा, ऐसा यहाँ पर रूल भी था। ये थे इसके आइडियोलॉजीज। सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, ये स्टेट का एक सबऑर्डिनेट होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। फासिज सिक forbid to subordinate all aspect of societies to its vision of organic community, usually through a totalitarian state। पूरे स्टेट पे इनका एकीकरण होता है और ये पूरा का पूरा स्टेट के वासियों पर, लोगों पर पूरा प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं। उनके हर क्षेत्र पे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्सनल कुछ भी चीज़ हो, उस पर इनका प्रभाव होता है। इट यूजेस ऑर्गेनाइज वायलेंस टू सप्रेस ऑपोजिशन, और जब भी इसका कोई अपोजिशन करता है तो इसके अगेंस्ट में बहुत बड़ी जनसंख्या खड़ी हो जाती है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ फोर्स एक्सेप्ट्स द टेंस ऑफ सोशल डाउनिज्म एंड इज एंटी डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है? फोर्स मतलब शक्ति और मिलिट्री का बहुत बड़ा जत्था होता है। मतलब ये अपनी मिलिट्री शक्ति को, अपनी जो सेना होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्ट टू टेंडेंट ऑफ सोशल डॉनिज्म, समाज को, जो समाजवाद है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। और एंटी डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पर राजतंत्र, प्रजातंत्र, जो राजतंत्र का अपोजिशन होता है प्रजातंत्र, मतलब प्रजा का शासन। तो डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है रिपब्लिक और प्रजा का शासन, जिसको, या गणतंत्र है, जिसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। कभी भी फासिज्म इसको नहीं मानता है। तीसरा पॉइंट है कल्ट ऑफ स्टेट वर्शिप, मतलब स्टेट का ये पूजा करते हैं। हर व्यक्ति जो होता है स्टेट मतलब राज्य का अपना सर्वस्व मानता है। द इंडिविजुअल हैड नो सिग्निफिकेंस एक्सपेक्ट एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व है स्टेट का। इस बात को भी आप जरूर याद रखें था। फासिस्ट वे थॉट, उनका सोच क्या था कि क्रेडिट टू बिलीव, ओवरराइट टू ओवे एंड कॉम्बेरेट टू फाइट। तो ये इनका क्या था? ओवे था। मतलब इनकी तीन महत्वपूर्ण बातें थी। द माइथ ऑफ रिबर्थ, रिबर्थ का जो माइथ था, जो माइथ मतलब भ्रम था, रिबर्थ का मतलब जैसे क्या होता था, पहले राजा का बेटा राजा होता था, तो इसी प्रकार जो बर्थ होता था और दूसरी जन्म होती थी, ये जो माइथ था इसको पूरी तरह से खंडित किया जाता है इस तरह के नेशनलिज्म में। द फ्यूनिक्स राइज अप फ्रॉम द सेस, कहा जाता था जो फ्यूनिक्स एक तरह का एक सिंघा होता था, एक सिंह वाला जो यूनिकॉर्न होता था, फ्यूनिक्स उसको कहा जाता था, एक तरह का पक्षी होता था फ्यूनिक्स। और इस प्रकार के जो विचित्र जीव होते हैं वे एसेस, मतलब राजा या महाराजा के मर जाने के बाद या वहाँ के लोगों के मरने के बाद उनके जो एसेस होते थे, मतलब राख होती थी, उनकी अस्थियाँ होती थी, उससे उड़ता था, मतलब आत्मा उड़ जाती थी, फिर दूसरा शरीर धारण करके दोबारा धरती पर जन्म लेती थी। तो इस प्रकार का जो उनका जो सोच था, इसको फासिज्म पूरी तरह से क्या करता है? बहिष्कार करता है, उसको मानता ही नहीं है। इम्फेसिस ऑन द नेशन और रेशियल रिबर्थ आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑन डिस्ट्रक्शन, उनको कभी भी जाति का दोबारा जन्म के बाद, मतलब मृत्यु के बाद दोबारा जन्म को विश्वास ही नहीं करते थे। कॉल फॉर ए स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन,
उन्होंने एक स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रिवोल्यूशन भी लाया अगेंस्ट साइन ऑफ मॉरल डिकेट। कई सालों से उनके देश में क्या हो रहा था कि इस प्रकार की भ्रांति अंधविश्वास फैली हुई थी, तो इसको पूरी तरीक़ा से फासिज्म ख़त्म करने में सफल होता है। और इसमें क्या लेके आता है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन लेके आता है। सीक टू परग्यू एलियन फोर्सेस एंड ग्रुप्स दैट थ्रेटन द ऑर्गेनिक कम्युनिटी। क्या होता है, सीक द परग्यू एलियन, वो अपना एलिगेशन करते हैं, अपना कम्युनिटी बनाते हैं, अपना यूनिटी बनाते हैं, फोर्स ग्रुप बनाते हैं जो थ्रेटन द ऑर्गेनिक कम्युनिटी, जो कम्युनिटी उनका जो होता है, उनका समाज जो होता है, उनकी जो जाति होती है, उसको डेवलप करने के लिए वह कार्य करती है। तो इस तरह की इसकी कुछ कुछ विशेषताएं थी। और मिलिट्रिज्म वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि मिलिट्री के दम पर ही फासिज्म या नाजीज्म या डिक्टेटरशिप पूरे राज्य या राष्ट्र में फैलता है। तो आप देख सकते हैं मिलिट्रिज्म का यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आपको मैं प्रेजेंट किया हूँ। यहाँ पर जो फ़ोटोज़ है मुसोलिनी की है, जो इटली के एक तानाशाह थे, जो फासिज्म के प्रवर्तक मतलब फाउंडर थे इन इटाली। आप देख सकते हैं मुसोलिनी का। रैम्पार्ट सेक्सिज्म, रैम्पार्ट सेक्सिज्म क्या है आप इसे अच्छे से जानें। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल डोमिनेटेड, वहाँ का जो सोसाइटी होता था डेफिनेटली क्या था कि मेल डोमिनेटेड था, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी हुआ करता है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री में भी पुरुष होते थे और डिक्टेटरशिप में भी मुख्य रूप से पुरुष ही इसको चलाते थे। ट्रेडिशनली जेंडर रोल नॉर आर मेड मोर राइट, और जो जेंडर के कारण ये जो जेंडर रोल होता था, इसके कारण ये जो इनकी जो रीतियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गई थी, मतलब कठोर हो गई थी जाति मतलब जेंडर को लेकर। जैसे स्त्री पुरुष में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था वहाँ पर भी। डाइवोर्स, एब्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी आर सफरिस्ट, वहाँ पर डाइवोर्स करना आसान था, एब्यूशन, होमोसेक्सुअलिटीज़, ये सारी चीज़ें पर बहुत ज़्यादा छूट भी था। द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज द अल्टीमेट गार्जियन ऑफ द फैमिली इंस्टीट्यूशन, और पूरे के पूरी तरह स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फैमिली का ऊपर ध्यान दिया जाता था। जैसे आज भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, एक स्टेट है, नेशन स्टेट है, तो इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो बोलेगा विलेज का यूनिट है फैमिली। तो उसी प्रकार यहाँ पर फैमिली को ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन के रूप में माना भी जाता था। आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमीज ऑफ scapegoats as a unifying causes. The people are relayed into a unifying patriotic front over the need to eliminate a perceived common threat of foe. मतलब वहाँ के जो यहाँ पर FOE, फो का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। तो क्या होता था, people are relayed into a unifying patriotic frenzy over the need to eliminate a provided common threat और foe, मतलब अपने एक कॉमन शत्रु से लड़ने के लिए हर जाति के लोग जो उस विशिष्ट क्षेत्र इटाली में रहते थे या किसी देश में रहने वाले एक हो जाते हैं। एक देशभक्ति की उनके अंदर भावनाएं होती हैं, और उस भावना को एक करके वे लोग किसी एक कॉमन शत्रु से लड़ने के लिए जब तैयार होते हैं, तो इस प्रकार से उनके अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत हुई। दिस फो कुड बी रेशियल, ये जो दुश्मन है, ये जो शत्रु है, वो रेशियल जातिवादी भी हो सकते हैं, इथनिक हो सकते हैं, ए रिलीजियस माइनॉरिटी, लैबरर्स, कम्युनिस्ट एक्सेट्रा इत्यादि हो सकते हैं उनके दुश्मन। तो ये जाति के दुश्मनवाद था उसमें, जिसके कारण फासिज्म को पनपने के लिए बहुत मौका मिलता है। डिसडाइन द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या होता है, ह्यूमन राइट का रिकॉग्निशन हो जाता है। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एनिमीज एंड द नीड ऑफ सिक्योरिटी द पीपल आर परsuaded दैट ह्यूमन राइट कैन बी इग्नोर्ड आउट ऑफ नीड, मतलब कहा जाता है कि जो दुश्मन के जो फियर है कि अगर हम ह्यूमन राइट सबको अलाउ करते हैं तो भाई जो दुश्मन है उसको भी ह्यूमन राइट देना पड़ेगा, तो वो भी इसका लाभ उठा करके हम पर वार कर सकते हैं। इस प्रकार का जो फियर था, जो डर था राइट्स देने से, उसको कम कर दिया जाता है या ह्यूमन राइट्स को बहुत ही डिक्लाइन कर दिया जाता है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर इसको गवर्नमेंट, वहाँ के जो डिक्टेटर है उसके द्वारा जनता को दिया भी जाता था। पीपल लुक द अदर वे और even approve of torture, summary execution, long incarceration of prisoners, assassination, etc. लोग उनको देखते थे, जो लोग इसका विरोध करते थे उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था या उनको एसिसिनेशन कर दिया जाता था, उनका कत्ल कर दिया जाता था। इतनी जो चीज़ें होती थी, ये आम बातें थी उस समय की घटनाओं में, उस समय की यूरोप में। ज्यूस आर द एनिमी, यस, वो लोग अपने ज्यूस एक कैथोलिक जाति थी, जो क्रिश्चियन धर्म की जो जाति होती है, पुरानी जाति जो था, उसको ज्यूस कहा जाता था। तो उनको ये लोग क्या मानते थे, अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। रिलीजन एंड गवर्नमेंट आर इंटरवाइंड, इसमें क्या होता था, धर्म और जो गवर्नमेंट होता था पूरी तरह से डिस्कनेक्ट था, अलग अलग था। फासिस्ट गवर्नमेंट टेंड टू यूज द मोस्ट कॉमन रिलीजन इन द नेशन एज ए टूल टू मैनिपुलेट
पब्लिक ओपिनियन, वे एक खास तरह का धर्म को मानते थे जिससे क्या कर सके, वे पब्लिक के ओपिनियन भी ले सके, उनको मैनिपुलेट भी कर सके कि भाई दबाव भी डाल सके। इसलिए वहाँ पर एक धर्म का बोलबाला होता था। भारत हमारा देश है, हमारे भारत में कई धर्म का प्रचार भी होता है और लोग कई धर्मों को मानते भी हैं। लेकिन जब भी आपका तानाशाह किसी देश में आता है, डिक्टेटरशिप आता है, या फासिज्म या नाजिज्म जब था किसी देश में, तो वहाँ पर सिर्फ एक धर्म को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, माना जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था। द माइल्ड रिलीजियस rhetoric, symbolistic mythology, etc. into their politics appear in a given religious imperative through government policies। और ये जितने भी जो भी धर्म वहाँ पर माना जाता था, वे पूरी तरीके से वहाँ के जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं उनको ही सपोर्ट अल्टीमेटली करते थे। आप देख सकते हैं इटाली में पोप्स के इस तरह का सम्मेलन होता था, और इस सम्मेलन में वे उस समय के डिक्टेटर जो थे मुसोलिनी, उन्हीं का सपोर्ट करते थे और उन्हीं को जनता को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित भी वे करते थे। तो disdain of intellectual and for the arts, open hostility to higher education and academia in promotes। और इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रवाद बढ़ती है या इस प्रकार के नाजिज्म या फासिज्म बढ़ते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन को वो लोग जरूर प्रमोट करते हैं। प्रोफेसर एंड अदर एकेडमिक आर सेंसर्ड टू अरेस्टेड, और जो लोग इनके खिलाफ में बातें पढ़ाते हैं या बच्चों को समझाते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली अरेस्ट किया जाता था या असल्ट कर दिया जाता था। प्री एक्सपांसन इन द आर्ट्स एंड लेटर्स इन ओपनली अटैक्ड। और एक्सपेंशन इन आर्ट्स, जब भी कला संस्कृति का एक्सपेंशन होता था या लेटर के द्वारा सरकार का विरोध होता था, या कि पेपर में इस प्रकार के सरकार के खिलाफ में कुछ बातें आती थी, तो उन पर तो अटैक होना ही था, ये लाजमी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है भाई, उसके खिलाफ में कोई बातें नहीं सुन सकती। रामपंथ, क्रानिज्म एंड करप्शन, fascist regimes are almost always governed by groups of friends and associates who appoint each to government positions। क्या होता है कि फासिज्म रिजिम में जो राजतंत्र था, उसमें क्या होता है, जो भी लोग अपॉइंट होते थे, वे फासिज्म जो फांसी के जो वादी में जो डिक्टेटर होते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स या उनके ग्रुप्स या उनके फैमिली के लोग ही उसमें गवर्नमेंट के पोजीशन में, डिफेंस पोस्ट में अपॉइंट हुआ करते थे। द ग्रुप्स यूज गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर फ्रेंड्स एंड अकाउंटेबिलिटीज़। क्या होता है कि वे अपने सारे गवर्नमेंट पावर का यूज कहाँ करते थे, अपने फ्रेंड्स और अपने परियोजनों को, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अपना सारा चीज़ का इस्तेमाल करते थे। नेशनल रिसोर्स एंड इवन ट्रेजर कैन बी अप्रोप्रिएट और इवन आउटराइट स्टोलन बाय गवर्नमेंट लीडर्स। और ये बात सच है कि नेशनल रिसोर्स जो प्राकृतिक संपदा है, साथ ही साथ जो ट्रेजर है, वहाँ का खजाना होता है देश का, उसको भी पूरी तरह से यूज कौन करता था, गवर्नमेंट लीडर्स ही करते थे अपने हर तरह की चीज़ों में। फ्यूडुलेंट इलेक्टोर्स में क्या होता है, समटाइम्स इलेक्शंस आर ए कंप्लीट स्कैम। क्या होता है, वहाँ एक षड्यंत्र होता था। इलेक्शन तो हमेशा षड्यंत्र होता था, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, कभी भी डिक्टेटरशिप अपने आप को छोड़ेगा नहीं, अपना पोजीशन। अदर टाइम इलेक्शन आर मैनिपुलेट बाय स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट और इवन एसोसिएशन ऑफ ऑपोजिशन कैंडिडेट। और कभी कभी क्या होता था कि इलेक्शन में होता था, मैनिपुलेट किया जाता था, स्मीयर कैंपेन किया जाता था, पर इनका तो आप जानते ही हैं, पूरा का पूरा जनता के साथ साथ पूरा मिलिट्री, पूरा शक्ति तो गवर्नमेंट के पास होता है। वो अपने अपोजिशन को असैसिनेशन कर देते थे, उनका कत्ल करवा देते थे, या फिर उनको प्रिजन के अंदर डाल देते थे। द यूज ऑफ लेजिस्लेशन टू कंट्रोल हु कैन वोट। और वो जो राजतंत्र है, जो डिक्टेटरशिप है, वो लेजिस्लेशन का यूज करके कहते थे कि भाई कौन वोट कर सकते हैं। वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यक्ति को ही वोट करने का अधिकार भी दिया करते थे। कंट्रोल मास मीडिया, जो मास मीडिया कम्युनिकेशन की मीडियाज होती थी, उन पर भी पूरा कंट्रोल किसका होता था, गवर्नमेंट का ही होता था। कैसे, यहाँ देखिए, लेबर पावर इन सप्रीज कॉर्पोरेट पावर इज प्रोटेक्टेड बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ लेबर इज द ओनली रियल थ्रेट टू ए फासिस्ट गवर्नमेंट। क्योंकि फांसी का जो गवर्नमेंट बनता है, इसमें बनाने में सबसे बड़ा थ्रेट होता है लेबर पावर का और रियल पावर। लेबर यूनियन आर सपोर्ट और इंडिपेंडेंस यूनियन आर अल्टीमेटेड। जो लेबर्स यूनियन को भी आपको वहाँ पर इंडिपेंडेंट कर दिया जाता था, उनको सप्रेस्ड कर दिया जाता था, बहुत सारे अधिकार उनको भी दे दिए जाते थे। द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस atrocities of a fascist state often are the ones who put the government leaders into power। लेकिन औद्योगिक जो बिजनेस होते थे, जो भी एट्रोसिटीज़, जो भी अत्याचार हुआ करती थी ऑफ ए फासिस्ट स्टेट, किसी भी फासिस्ट स्टेट में, ऑफ्टन और द वंस, किसी व्यक्ति पर, हु पुट द गवर्नमेंट लीडर इनटू पावर, वो गवर्नमेंट लीडर के पास जाता था। और अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, गवर्नमेंट लीडर्स को पावर मिलती है, तो उसके सपोर्ट में ही गवर्नमेंट लीडर्स हमेशा उनका सपोर्ट करते रहते थे। और द क्रिएट और म्यूचुअली बेनिफिशियल बिजनेस गवर्नमेंट रिलेशन एंड पावर लाइट्स टू।
इसमें क्या होता है, इतनी सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई, वो सारी जो चीज़ें थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म जो थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको यह वीडियो समझ में आया? आपको यह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फासिज्म समझ में आया? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम लिंक से क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इतने सारे फैकल्टीज़ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और इनकी पढ़ाई से, इनके एक्सपीरियंस से, इनके टेक्निक से आप लाभ उठा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आप एसएसटी में कमज़ोर हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपका मार्क्स कम आता है तो डेफिनेटली हर शाम 6 बजे मेरी वीडियो आती है वर्चुअल विद्या इस चैनल पर और आपको 9-10 की मैं एसएसटी पढ़ा रहा हूँ जो आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ आकर के मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मेरे 9 के और 10 के मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग कर दिए हैं, वहाँ से 9 के और 10 के आप पढ़ाई कर सकते हैं। पूरी वीडियोस को देखिए, पूरे उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताया हूँ, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया हूँ और इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस भी मैं दिया हुआ। उन क्वेश्चंस को भी करिए। किसी भी तरह की असुविधा है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से जुड़ करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो press the bell button to get every notification when we added any videos in our channel. Thank you for watching us. Thank you everyone.